हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं गणेश सुतार आप सभी का गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी जो क्लास चल रही है वो है शिक्षण विधियों की। और आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि शिक्षण विधियों की जो क्लास है मैं बिल्कुल आपको यहीं बहुत जल्द 1-1.5 महीने मतलब 1 महीने में जो हिंदी की जो शिक्षण विद्या है उसे मैं आपको कंप्लीट करवा लूंगा। तो शिक्षण विधियों से संबंधित हमारी जो बेसिक क्लासेस थी वो चल रही थी। ठीक है, पहली क्लास बिल्कुल बेसिक थी। दूसरी क्लास को हमने बीच में जहाँ छोड़ा था वहां वो टॉपिक था हमारा शिक्षण उपागम। ठीक है ना, कौन सा है? शिक्षण उपागम। शिक्षण उपागम। उपागम क्या होता है? देखिए, जो भी किसी भी विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वही क्या है? शिक्षण उपागम है। इससे पहले हमने शिक्षण उपागम के बारे में जो बेसिक चर्चा थी वो सारी हमने कर ली। फिर हमने पढ़ा कि शिक्षण उपागम 3 प्रकार का होता है। शिक्षण विधि, 3 प्रकार की चीजें इसमें होती है। दूसरा था शिक्षण सूत्र और तीसरा है शिक्षण सूत्र। तीसरा है शिक्षण सिद्धांत। तीसरा कौन सा है? शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण विधि के बारे में बेसिक जानकारी हमने इससे पिछले क्लास में पढ़ ली है। देखिए, हिंदी भाषा की शिक्षण विधि अलग है जिसमें हम अनुकरण विधि, श्रुति लेख विधि, आगमन, निगमन सारी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है शिक्षण उपागम। इससे पिछली क्लास आप कुछ देख ले, शिक्षण उपागम हमने शुरू कर दिया। शिक्षण विधि के बारे में जो भी मेन परिभाषाएं थी, जो भी शिक्षण विधि के बारे में एक समझ होती है उसको हमने समझ होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने चर्चा कर लिया। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षण विधि के बाद शिक्षण सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, शिक्षण सूत्र हमेशा मार्गदर्शक का काम करता है। शिक्षण सूत्र ही हमें बताता है कि हमें सरल से कठिन की तरफ बढ़ना है, हमें पूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना है। जैसे शिक्षण विधि क्या है इसके बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे दी। शिक्षण उपागम क्या है इसके बारे में पूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी कि प्रभावशाली ढंग से विषय वस्तु को मतलब बना लेना ही क्या है? शिक्षण उपागम है, जिन साधनों का प्रयोग करता है। तो अब शिक्षण उपागम पूर्ण रूप से जानकारी दे दी। अब इसके हम अंश की तरफ बढ़ रहे हैं कि शिक्षण उपागम का जो दूसरा पार्ट आता है वो है शिक्षण सूत्र। तो आप शिक्षण उपागम ऐसे डाल के पहला पार्ट शिक्षण विधि आपने लिख लिया होगा। अब डालें आप शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र काम करते हैं मार्गदर्शक का, गाइडेंस का काम करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन आएंगे, 1, 2, 3, 4। उसमें से आपको एक ढूंढना है, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इस प्रकार का इसमें प्रश्न बनता है। शिक्षण सूत्र डाल के आपको लिखना है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों की उस परिस्थिति एवं समस्या में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए उनको वर्तमान समय में उपयोग शिक्षण सूत्रों के रूप में किया जाता है। इन शिक्षण सूत्रों का कोई व्यक्तिगत जनक नहीं है, परंतु कॉमेनियस, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, जॉन डीवी, थॉर्नडाइक तथा किलपेट्रिक आदि विद्वानों के द्वारा किए गए कार्यों से इनका संकलन हुआ है। स्पेशल कोई शिक्षण सूत्र का जनक नहीं है, लेकिन थॉर्नडाइक जो है, पेस्टोलॉजी है, कॉमेनियस है, इनके द्वारा जो कार्य किए गए उनका ही क्या है? इसमें संकलन है। तो शिक्षण सूत्र की आप में जो बेसिक बातें हैं इसमें याद रखने जैसी कोई चीजें नहीं है। शिक्षण सूत्र ऐसे डाल के 3-4 लाइनें आपने मैंने बोली वो आप लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। शिक्षण सूत्र मेन कौन कौन से हैं? 10-12 हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न बन सकता है। नंबर 1, शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की तरफ, यानी कि हम पहले बच्चों को सरल चीजें बता देंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ेंगे। शुरुआत में अगर आप कठिन चीजें बता दोगे तो बालकों की बिल्कुल ऊपर से चली जाएगी चीजें। एक बार आप उन्हें सरल चीजें बताएंगे, फिर हम उन्हें कठिन चीजें बताएंगे। पूर्ण से अंश की तरफ एक बार हम उस टॉपिक के बारे में पूर्ण जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। फिर उसके एक एक पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, है ना। पूर्ण से, वैसे आप लिख लोगे इसीलिए मैं बोल के लिखवा रहा हूं, पूर्ण से अंश की ओर। फिर तीसरा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर कैसे होता है? जैसे कोई हम प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष हमारे सामने जो चीज है उसके बारे में बालकों को बताएंगे, फिर अप्रत्यक्ष चीज जो कल्पना वाली चीज है फिर हम उसे बालकों को समझाएंगे। समीप से दूर की ओर, एक बार हमारे वातावरण में जो चीजें हैं हम उनसे उन्हें परिचित करवाएंगे, फिर दूर की तरफ बढ़ेंगे, समीप से दूर की ओर। ये सारे शिक्षण सूत्र इन्हें आपको याद करना है। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर,
फिर मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले हम बालकों को वो चीजें बताएंगे जो हमारे सामने मौजूद होती है, जैसे मूर्त रूप में हमने चित्र बता दिया शेर का, उससे बालक अमूर्त चीज की यानी कि अमूर्त जो रियल का शेर होता है उसकी कल्पना कर लेगा। फिर हम उदाहरण से नियम की ओर, हम बालकों को उदाहरण देंगे, उदाहरण समझाएंगे, उसके बाद हम नियम की तरफ बढ़ेंगे। उदाहरण से नियम की ओर, फिर मनोविज्ञान से तर्क की ओर। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। मनोविज्ञान, इन्हें आपको लिखना है। इसमें ऐसे आ सकता है प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। 4 ऑप्शन आएंगे, एक उसमें गलत दे रखा होगा। मनोविज्ञान से तर्क की ओर, डायरेक्ट तर्क से हम शुरुआत नहीं करेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और बालक जो चीजें जानता है उन्हीं से आपको शुरू करना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद हमें बढ़ना है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले हम बालक को उदाहरण समझाएंगे, उसके बाद हम नियम बताएंगे, फिर मनोविज्ञान से तर्क की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक को जो चीजें ज्ञात है पहले हम उन्हें बताएंगे, फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। कोई अगर विशिष्ट चीज है उसके बाद हम सामान्य की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारे जो शिक्षण सूत्र हैं, आप इन्हें एक बार कंप्लीट उतार लें। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बनता है कि प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे पास होंगे, इन 4 में से 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई दूसरा है गलत दे देगा। तो इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, शिक्षण सूत्र के बाद शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं वो देखते हैं हम। शिक्षण सिद्धांत हकीकत में चलने का तरीका है। ये हमें बताते हैं कि कैसे बालकों को पढ़ाना है, कैसे हमें विषय वस्तु को प्रेषित करना है। शिक्षण के सिद्धांत या शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत लिख सकते हैं। अब शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं ये आप लिखिए कि शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा करे, क्योंकि रुचि के अभाव में शिक्षण कार्य से बालक सीख नहीं पाते। इसे आप नोट करें। शिक्षण है क्या, शिक्षण सिद्धांत क्या है। शिक्षण सिद्धांत वाकई में एक चलने का तरीका है कि हमें किसी विषय वस्तु को कैसे बालकों को बताना है, ये सारी चीजें हैं। अब शिक्षण सिद्धांत में पहला आता है रुचि का सिद्धांत। कौन सा आता है, रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में आप लिखिए कि शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालक में विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा करे। कोई भी हम विषय वस्तु पढ़ा रहे तो डायरेक्ट उसे जाके नहीं पढ़ाना, उस टॉपिक के प्रति, उस विषय वस्तु के प्रति बालकों में रुचि हमें उत्पन्न करनी है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षण के जो भी सिद्धांत है उन्हें आपको कंप्लीट याद करना है। ठीक है ना। प्रश्न आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। रुचि का सिद्धांत। देखिए मैं सारे एक बार सिद्धांत लिखता हूँ, इनकी 3-4 लाइनें आपको लिखनी है। पहला है रुचि का सिद्धांत, दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। एक एक क्या मैं वापस आपको 2-3 लाइनें लिखूंगा। क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा है नियोजन का सिद्धांत, प्लानिंग। नियोजन का मतलब प्लानिंग। चौथा है उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। ऐसी विषय वस्तु बालकों को पढ़ाएंगे जो उद्देश्य की वाकई में पूर्ति करती हो। उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत, सिद्धांत आप आगे आप लिख लें। फिर विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत कि विषय वस्तु आप कैसे चयन करते हो। विषय वस्तु, यहां से प्रश्न कई बार आया, विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत। फिर आवृत्ति का सिद्धांत। बार बार रिपीट हमें चीजों को करना है ताकि सभी बालकों को सारी चीजें जो हमने पढ़ाई है वो याद हो जाए। फिर सहसंबंधता का सिद्धांत। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, देखिए टेंशन ना लें। इनकी 2-3 लाइन लिखनी है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग प्रश्न हर बार बनता ही है। फिर आता है लोचनशीलता का सिद्धांत। लोचनशीलता का सिद्धांत। देखिए जब तक आप स्वयं किसी कार्य को कर नहीं लेते तब तक असंभव लगता है। हम भी जब तैयारी करते थे तब भी चीजें सारी असंभव लगती थी,
लेकिन जब आप एक बार कर लेते हो तो आप में बहुत ही पूरी प्रक्रिया एक आसान लगने लग जाती है। और कहा भी जाता है कि किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बस आपको चाहना है, वो शिद्दत से चाहना है कि मुझे इसे करना ही है किसी भी हालत में। तो ये शिक्षण के सिद्धांत ऐसे डाल के आप नंबर 1 रुचि का सिद्धांत डालिए। रुचि के सिद्धांत में लिखिए, आप लिख लिया तो कोई अच्छी बात है, नहीं लिखा तो लिखिए कि शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में विषय वस्तु के प्रति रुचि पैदा करें, क्योंकि रुचि के अभाव में शिक्षण कार्य से बालक सीख नहीं पाता है। जो भी विषय वस्तु हम बालकों को पढ़ा रहे हैं उसमें हम बालकों की रुचि उत्पन्न करें। फिर आता है इसमें एक आप परिभाषा लिखिए विंसेंट की। रुचि के सिद्धांत के नीचे आप लिखिए विंसेंट की। विंसेंट लिखते हैं कि बालकों की सक्रिय रुचि उनकी अधिगम की मात्रा को बढ़ाती है। बालकों की अगर रुचि जो सक्रिय है, बिल्कुल रुचि है उनकी, तो उनकी जो अधिगम यानी कि अधिगम मतलब सीखने की मात्रा है, लर्निंग मात्रा है, उसको बढ़ाती है। ये आप लिखे पहले में। देखिए दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत में आप लिखिए कि शिक्षण कार्य क्रियाशील मतलब वो बालक एक्टिव रहना चाहिए उसमें। शिक्षण कार्य के समय एक बालक को जितना अधिक सक्रिय रखा जाता है, बालक भी पूर्ण रूपेण क्रियाशीलता के साथ कार्य करते हुए सीखता है। जॉन डीवी के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत लागू होने पर बालक अधिक सीखता है। फिर नियोजन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत आपको समझ में आ गया कि बालक जब भी आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं तो ऐसे नहीं सिर्फ वहां भी पढ़ते रहो, बालक सिर्फ सुनते रहे, आपको बालक में क्रियाशीलता लानी है। बालक खुद उसमें पार्टिसिपेट करे, खुद उसमें हिस्सा लें। जॉन डीवी के अनुसार लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत लागू होने पर बालक अधिक सीखता है। नियोजन का सिद्धांत, हर एक चीज हमें प्लानिंग के साथ बच्चों के समक्ष रखनी है। एक शिक्षक के द्वारा योजना बनाकर किए जाने वाले शिक्षण कार्य को ही नियोजन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। फिर आता है उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत। शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों को ही उनके उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए। बिना उद्देश्य के ज्ञान के न तो कार्य सही से हो सकता और नहीं परिणाम सही आ सकता है। तो उद्देश्य पूर्ति का सिद्धांत अवश्य होना चाहिए। बालकों को भी अपने उद्देश्य का ज्ञान होना चाहिए और अध्यापक को भी। इसमें उद्देश्य पूर्ति के सिद्धांत के आगे नीचे लिखिए बलदेव भाटिया। बलदेव भाटिया की 2 लाइनें बड़ी प्रसिद्ध है और यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है। बलदेव भाटिया के आगे ऐसे डाल के लिखिए कि बिना उद्देश्य के ज्ञान के एक शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे मंजिल का पता नहीं है, तथा उनके विद्यार्थी उस पतवार विहीन नाव के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी किनारे से जा टकराई। जैसे अगर घर से बिना उद्देश्य के व्यक्ति निकलता है तो वो भटक जाता है, वैसे ही उस परिभाषा से लिंक करते हुए कि बिना बलदेव भाटिया ने बहुत अच्छी परिभाषा दी, इसे आप लिख लें, प्रश्न यहां से बनता है। फिर आता है विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत। शिक्षक को लिखिए इसमें, शिक्षण को शिक्षण कार्य करने से पूर्व क्या, कितना, कैसे पढ़ाना है, इसका अपने मस्तिष्क में संगठन बना लेना होता है। बहुत अच्छा है ये भी। आवृत्ति का सिद्धांत यानी कि रिपीटेशन का। शिक्षण कार्य करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह अधिकतम आवृत्ति करे तथा अपने बालकों को ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाने का प्रयास करें। इसमें भी आपने लिख लिया। और सहसंबंधता का सिद्धांत, सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड करके बालकों को समझाए। एक विषय की विषय वस्तु को स्पष्ट करते समय दूसरे विषय की विषय वस्तु को जोड़कर सिखाने का प्रयास क्या कहलाता है, सहसंबंधता का सिद्धांत कहलाता है। फिर आता है लोचनशीलता का सिद्धांत। जहां बच्चों के साथ कठोर व्यवहार करना वह कठोर भी अध्यापक को करना चाहिए, और जहां मतलब नरम व्यवहार रखना चाहिए वहां नरम भी रखना चाहिए, मतलब आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना। तो इसमें आप लिखिए शिक्षण व्यवहार में लोचनशीलता का विशेष ध्यान रखते हुए शिक्षण कार्य कराना चाहिए। तो ये सारी हमने जो शिक्षण उपागम जो टॉपिक था हमारा पूरा हो चुका है। उसमें शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत 3 आते हैं टोटल चीजें। अब हम आगे पढ़ेंगे हिंदी भाषा के शिक्षण विधियां। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। यहाँ से हम प्लेटफॉर्म से निरंतर आपको मैं क्लास दूंगा। हर क्लास अब रेगुलर आएगी। आप देखिए मैं जो भी चीजें आपको लिखने के लिए बोलता हूँ वो आप लिखिए। हो सकता है कोई चीजें आपको कई क्वालिटी का कई बार चक्कर पड़ जाता है, क्योंकि हम कम सुविधाओं के साथ अभी कह सकता हूँ कि पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो आप लेकिन देखिए जीवन में चुनौतियों का आना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास तमाम सुविधा है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, आप में आलस्य आ जाता है। ठीक है, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारी समस्याओं के साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो कई बार क्वालिटी का चक्कर पड़ जाता है, लेकिन मैं हर चीज बोलता हूँ, आप उसे अवश्य ध्यानपूर्वक सुन के आप उसे अवश्य लिख सकते हो।
तो आपका एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद। और मैं कहा भी करता हूँ कि किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश पे लग जाती है, बस आपको उसे क्या शिद्दत से चाहना है। धन्यवाद।